हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। फिर से आपका स्वागत है एसएसटी की पाठशाला में। इसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। पार्ट 1 में कुछ पॉइंट भी हम लोग कवर किए थे कि नेशनलिज्म इन इंडिया कैसे इंडिया में डेवलप किया गया। गांधी जी इंडिया आ चुके थे, गांधी जी ने कुछ स्टार्टिंग के मूवमेंट्स किए हुए थे। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था जो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, उसके बाद के क्या सिचुएशंस थे इंडिया का। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स इस बेस पे इंडिया का सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर आप मुझे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट कीजिएगा तो मैं लिबरल हो जाऊंगा, आफ्टर वर्ल्ड वॉर मैं आपको कुछ राइट दे दूंगा। ठीक है, लेकिन मार्केट से इनका कंट्रोल हट जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो ब्रिटिश कंपनी थी वो फोकस कर जाती है अपने वॉर प्रोडक्ट बनाने में, मार्केट पे कंट्रोल इनका खत्म होता है और इंडियन जो आपके मर्चेंट्स थे, इंडियन जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे, वो लोग मार्केट पे कंट्रोल कर लेते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं। सो ब्रिटिशर्स तो यहाँ पे बेनिफिट के लिए आए थे, मोनोपोली राइट के लिए आए थे ट्रेडिंग के फील्ड में। जब उनका ट्रेडिंग वाला फील्ड डैमेज होता है तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि और भी ज्यादा वो रिप्रेसिव मूवमेंट एडॉप्ट कर, और भी ज्यादा रिप्रेसिव मेथड जो है वो एडॉप्ट कर लेते हैं। जैसा कि प्रॉमिस किए थे कि लिबरल होंगे और भी ज्यादा रिप्रेसिव हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इंडिया वाले इस बात से काफी ज्यादा नाराज चल रहे थे। ये थोड़ा सा अनडाइजेस्टिव वर्ड लग रहा था कि हम इनको इस बेस पे सपोर्ट किया और ये हम मेरे ऊपर फिर से क्या हार्डली रूल करना स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था इंडिया में। सो ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट को ब्रिटिशर्स रोकने के लिए, खत्म करने के लिए एक लॉ लाए जिसको रॉलेट एक्ट बोला जाता है। काफी फेमस है इंडियन हिस्ट्री में रॉलेट एक्ट। ठीक है, इस एक्ट का मीनिंग क्या था? इस एक्ट में था कि अगर आप पॉलिटिकल प्रिजनर हैं तो या अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, ठीक है, तो विदाउट ट्रायल आपको जेल में डाल दिया जाएगा फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। ये रॉलेट एक्ट इसलिए पास कराया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा ताकि ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हो रहे हैं जहां पे ब्रिटिशर गुड्स को बाइकआउट किया जा रहा है, इंडियन ट्रेडर्स का कंट्रोल मार्केट पर है, उन सारी चीजों को रोका जा सके और इंडिया में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उसको आप कंट्रोल कर लो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में इंप्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, और इस बात से पूरे इंडिया के जो लोग थे काफी ज्यादा नाराज थे। गांधी जी एक तरह से मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, सत्याग्रह मूवमेंट, कि हम इस लॉ को नहीं मानेंगे, इस लॉ को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना कोई ट्रायल का आप नहीं जेल में डाल सकते हो। और ये जो मूवमेंट का इंपैक्ट था वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा था देन टू साउथ इंडिया। और ऐसा ही सिचुएशंस आपको पंजाब का एक शहर है अमृतसर, अमृतसर के बाहर एक बड़ा सा गार्डन है, ठीक है, जिसको हम लोग बाग कहते हैं, जालियांवाला बाग। उसकी स्पेशलिटी क्या थी, तो मैसर्स क्या था, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आते हैं टॉपिक पे। द रॉलेट एक्ट 1919, 1 मार्क क्वेश्चन की रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919 में। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, रॉलेट एक्ट था 1919 में पास हुआ था, ठीक है, अप्रैल में। लेकिन अगर जालियांवाला बाग मैसर्स की बात हो तो वो 13 अप्रैल 1919 था। 1 मार्क क्वेश्चन यहीं पे हम लोग कर लिए कि जालियांवाला बाग जो मैसर्स है वो 13 अप्रैल 1919 था और रॉलेट एक्ट पास हुआ था अप्रैल या मार्च का लास्ट जो टाइम था उस टाइम में 1919 में। ठीक है, द एक्ट गिव इनॉर्मस पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ये जो एक्ट था रॉलेट एक्ट, इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को कौन सा सपोर्ट मिला? तो इस एक्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर मिला, बहुत ही ज्यादा पावर मिला। ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इस रॉलेट एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट पर जो इनॉर्मस पावर आ गया, इससे वो पॉलिटिकल एक्टिविटी या पॉलिटिकल लीडर को रिप्रेस कर सकते हैं, उनको दबा सकते हैं, उनको एक्टिविटी करने से रोक सकते हैं। The act it allows detention of political prisoner without trial for 2 years. Detention, आप उनको जेल में डाल सकते हो बिना कोई ट्रायल का, कितने दिनों के लिए? तो 2 साल के लिए। ठीक है, अब वही 13 अप्रैल 1919 जो आपका टाइमिंग आ रहा है, जालियांवाला बाग मैसर्स क्या था? अमृतसर में ऐसा ही मूवमेंट हो रहा था जैसे गांधी जी ने जो मूवमेंट लॉन्च कर दिया था सत्याग्रह की, हम
रिफ्यूज कर देंगे, तो जो एक्सट्रीमिस्ट माइंड वाले थे, जो गरम दल वाले थे, वो काफी ज्यादा अटैकिंग मोड में थे। बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, रेलवे स्टेशन को, ये सारे चीजों को जला रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। सेकेंड पॉइंट की जो रेलवे वर्कर्स थे या जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो वर्कर्स थे, वो सारे लोग इस टाइप पे चले गए कि नहीं, हम इस लॉ को नहीं मानते। इस बात से ब्रिटिश गवर्नमेंट काफी ज्यादा चिंतित हुई और उन्होंने इसको रिप्रेस करने का ठाना। ठीक है, तो एक डर पैदा करने की कोशिश की गई, किनके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। किनके बीच में? तो इंडियन पीपल के बीच में। 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है, तो फॉर फियर वो जालियांवाला बाग मैसेज किए थे ताकि लोगों के मन में डर हो सके। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग अमृतसर के बाहर एक बड़ा सा क्या है, बाग है। उसकी स्पेशलिटी थी कि उसके चारों ओर क्या थे, हाई बिल्डिंग्स थे, एस्केप करने का कोई रास्ता वहां से निकलने का नहीं था। एक नैरो गेट था, वहीं से आप एंट्री कर सकते हो। जनरल, क्योंकि उस टाइम अमृतसर में मार्शल लॉ था। मार्शल लॉ मतलब आप गैदरिंग नहीं कर सकते हो। और उसी टाइम पंजाब में एक सबसे जो फेमस फेस्टिवल बैसाखी सेलिब्रेट किया जा रहा था, उस बगीचे में, उस बाग में ही सेलिब्रेट कर रहे थे। साथ ही साथ कुछ पॉलिटिकल लीडर भी पीसफुल मीटिंग कर रहे थे अगेंस्ट रॉयल एक्ट। मार्शल लॉ था ही, और जनरल डायर या ब्रिटिश गवर्नमेंट एक ट्राई करना चाह रही थी कि लोगों के अंदर ऐसा डर हम लोग पैदा कर दें ताकि वो कोई मूवमेंट ना कर पाए। और जनरल डायर गेट बंद करता है और ओपन फायरिंग करा देता है। जितने भी लोग थे, नियर अबाउट 1000 ऑफ पीपल वहां पे मारे गए थे, बहुत सारे लोग घायल हो गए उसमें। और एक ऐसा रिवॉल्यूशन, एक ऐसा मैसेज था, एक ऐसा हत्याकांड था जो पूरे इंडिया पे उसका इंपैक्ट पड़ा और एक ट्रिगरिंग कॉज हो गया। अटैकिंग बहुत ज्यादा हो गए इंडियन लोग। जब 1000 लोगों को ऐसे ही मारा गया, इस बात से इंडियंस और भी ज्यादा अटैकिंग हो गया। गांधी जी ने अपने मूवमेंट को ऑफ कर दिया कि नहीं, इतना वायलेंस वो नहीं चाहते, उन्होंने मूवमेंट को ऑफ कर दिया। किस बात से? जालियांवाला बाग। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रिप्रेसिव जो मेथड थे उसको अडॉप्ट किया। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को पकड़ते थे, उनको घुटना, मतलब अपने नाक जमीन पे रगड़ना रहता था, जहां भी ब्रिटिशर्स को देखे उनको सलाम करना रहता था। ठीक है, ताकि इनकी डिग्निटी को अफेक्ट किया जाए, इनको ऐसा किया जाए कि मेरे अगेंस्ट कोई मूवमेंट न कर सके। किसकी कोशिश थी? ब्रिटिशर्स की कोशिश थी। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट क्या है? खिलाफत मूवमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दो ग्रुप के बीच में होता है, एक्सिस और अलायंस के बीच में। एक्सिस में आपका टर्की था और अलायंस में ब्रिटेन। इसमें एक्सिस हार जाती है, इस बात को हम लोग जानते हैं। और टर्की का जो इंपेरर होता है उसको खलीफा कहा जाता है, जो शिया मुस्लिम का हेड होता है। ठीक है, और ब्रिटिशर्स के द्वारा काफी डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव किया जाता है खलीफा के अगेंस्ट में। और इस बात को लेकर के पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम थे ये नाराज थे कि उनके खलीफा के साथ बैड बिहेव किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा। इंडिया में भी इस बात से नाराज थे। और दो अली ब्रदर्स, जिनको बोलते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई 1919 में बॉम्बे में। 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि खिलाफत कमेटी कब बनी? तो 1919 में। कहां बनी? तो बॉम्बे में बनी। किसने बनाया? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने बनाया था। ठीक है, खिलाफत कमेटी वाज फाउंड बाय इन बॉम्बे इन मार्च 1919। और कौन इसको लीड किया था? खिलाफत मूवमेंट को लेड बाय मोहम्मद अली और शौकत अली। एक चीज समझ लेते हैं हम लोग, अगर कोई मूवमेंट करना था जिसका वर्ल्डली इंपैक्ट पड़ सके, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की यूनिटी की रिक्वायरमेंट थी। और गांधी जी ने इस बात को समझा और उन्होंने एक नेगोशिएशन किया। किनके साथ? अली ब्रदर्स के साथ, कि आप मुझे क्योंकि गांधी जी के माइंड में था कि ऐसा मूवमेंट फिर से वर्ल्डली लॉन्च किया जाए जिसका इंपैक्ट ब्रिटिशर्स के ऊपर काफी पड़े। सो गांधी जी बोले, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट में अली ब्रदर्स का सपोर्ट कर दिया और उसके बदले में अली ब्रदर्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी का सपोर्ट किया। ये लोग इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं और जाकर के हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करते हैं ताकि दोनों का मूवमेंट जो है इंपैक्टफुल रहे, प्रभावशाली रहे। क्योंकि यूनिटी अगर होगा लोगों के बीच में, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उस मूवमेंट से, उतना ही अच्छा रहेगा। सो अली ब्रदर्स के मूवमेंट जो था उसको गांधी जी ने सपोर्ट कर दिया था। किस चीज के लिए? ताकि उनको नॉन कोऑपरेशन में मुस्लिमों का सपोर्ट मिल सके। काफी फेमस क्वेश्चन है कि गांधी जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। कब लिखी थी? 1909 में। अगर आप कोई भी सैंपल पेपर बनाते हो, चाहे वो सवाल हो या ऑल इन वन हो, तो उसमें एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार दिया हुआ है। ठीक है,
या प्रीवियस टाइम में, प्रीवियस क्लास से, प्रीवियस जो ईयर है उसमें पूछा भी गया हिंदू स्वराज किसने लिखा, तो 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, टाइमिंग तो आपको आएगा ही, आपको पता है कि इस चैप्टर में दो मूवमेंट काफी ज्यादा फेमस है, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन के बाद हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पढ़ेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च किया गया, 1 मार्क क्वेश्चन है। तो जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, और उसी टाइम में खिलाफत मूवमेंट भी लॉन्च किया गया अली ब्रदर्स के द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, एक 3 मार्क क्वेश्चन आता है इसमें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इंपैक्ट क्या रहा, इसका प्रभाव क्या रहा, किनके ऊपर, तो जो टाउन वाले पीपल थे उनके ऊपर, और जो रूरल साइड वाले थे उनके ऊपर क्या इंपैक्ट रहा। एक और क्वेश्चन आप जानिए कि नॉन कॉपरेशन यानी 1921 का जो टाइमिंग था, इस टाइम ब्रिटिशर्स कौन से इलेक्शन करा रहे थे जिसमें इंडिया की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो थी इन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। बस एक ही पार्टी थी जिसने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, उसका नाम था जस्टिस पार्टी, जो SC ST की पार्टी थी, जो लोअर क्लास की पार्टी थी। कहां की, मद्रास की। मद्रास की SC ST की पार्टी थी। वो चाहते थे कि वो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है अपर क्लास के द्वारा, उसको वो खत्म करे, और उनको वो अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए काउंसिल इलेक्शन में जब उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए वो काम कर सकते हैं। इसीलिए जस्टिस पार्टी काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा इंडिया की कोई भी पार्टी काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ये रहा आपका। अर्बन एरिया में इंपैक्ट क्या रहा, सबसे बड़ी बात की बाइकआउट किया गया, ब्रिटिशर्स गुड्स को बाइकआउट किया गया। जहां भी ब्रिटिशर्स क्लोथ दिखते थे उसको जला दिया जाता था, जितने भी या ब्रिटिशर्स जो लीकर शॉप थे पिक टेक किया जाता था, रोका जाता था लोगों को जाने से। NCERT के कीवर्ड भी आए। डिफरेंट प्रोफेशन वाले, जैसे कि आपके लॉयर हो गए, जज हो गए, प्रोफेसर हो गए, टीचर हो गए, या डिफरेंट वर्कर्स हो गए, वो सारे लोगों ने रिफ्यूज कर दिया कि वो किसी भी तरह का हेल्प नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स को, ताकि नॉन कॉपरेशन, असहयोग, हम कोई हेल्प नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स को, अपने ब्रिटिशर्स परेशान हो जाएंगे। ठीक है, और हमको डिफरेंट राइट्स को दे देंगे। अभी भी यहाँ पे पूरी तरह से आजादी वाली बात नहीं चल रही है, अभी चल रही है कि हमको कुछ राइट चाहिए। एक कहां पे इंपैक्ट था, तो लॉयर, तो ये लॉयर जो हो गए डिफरेंट प्रोफेशंस वाले, ये कहां पे होते हैं, अर्बन एरियाज में होते हैं। प्रपोजल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्या इसका प्रपोजल था, सरेंडर टाइटल्स व्हिच वेर अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो डिफरेंट टाइटल्स दिए जाते थे स्पेशल फील्ड्स में इंडियन को करने के लिए, जैसे कि नाइटहुड का टाइटल दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, या इनके जैसे और भी बहुत सारे टाइटल थे, उन्होंने उस चीज को रिफ्यूज कर दिया, वापस लौटा दिया। अभी तो आप इस बारे में अगर थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर ये सब देखते हो तो कोई भी बात पे जो आपके कुछ लोग हैं वो अपना टाइटल वापस कर देते हैं कि मैं विरोध कर रहा हूं, मैं अपोज कर रहा हूं गवर्नमेंट का। तो इस वर्ड से आप ज्यादा फैमिलियर है। सरेंडर द टाइटल्स व्हिच वर अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो टाइटल सरेंडर किया गया डिफरेंट प्रोफेशन वाले जो थे, बाइकआउट द सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्कूल। ये सारे क्या हुए, सारे जगहों को बाइकआउट किया गया, सारे प्रोफेशन को बाइकआउट किया गया, और ये कहां हुआ, अर्बन एरियाज में। फॉरेन, चाहे विदेशों से आने वाली, आउटसाइड से आने वाली कोई भी गुड्स हो ब्रिटेन से, उसको बाइकआउट किया गया, उसको इंडिया में नहीं अडॉप्ट किया गया। एक डेटा भी देता है कि 1921 से 21 का जो 21 से 22 का जो टाइम था, उसमें 21 से पहले 102 करोड़ का इंपोर्ट होता था, जबकि 22 में 57, यानी लगभग हाफ इंपोर्ट हो गया। तो ये इंपैक्ट रहा आपका अर्बन एरियाज में। वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, बोला कि ईच विथ इट्स स्पेसिफिक एस्पिरेशन। बहुत सारी जो पॉलिटिकल ग्रुप थी वो पार्टिसिपेट करती है इस मूवमेंट में, और हर पॉलिटिकल ग्रुप का अपना एस्पिरेशन रहता है, अपनी इच्छा रहती है, अपनी डिमांड्स रहती हैं, और इस चीज के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वाइडली सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अवध। अब यहां पर हम लोग फोकस करने वाले हैं जो रूरल एरिया था, रूरल एरिया में मूवमेंट का क्या इंपैक्ट रहा, और रूरल एरिया में हम जिक्र करने वाले अवध, अयोध्या वाला रीजन, जहां पे एक सन्यासी जिनको हम लोग बोलेंगे बाबा रामचंद्रन, जो कि लेबर थे पहले फिजी में, वापस इंडिया में आए, और इंडिया में जो पीजेंट्स लोग थे, जो लोअर क्लास लोग थे, जो रिप्रेस किए गए थे तालुकदार और जमींदार के द्वारा, उनके लिए उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया।
क्योंकि ये लोअर क्लास जो पीपल थे, जिनके पास वेजेस नहीं, जिनके पास इनकम का कोई डिफरेंट सोर्स नहीं था, इनको बेगारी करना पड़ता था, बिना वेजेस का काम करना पड़ता था अपर क्लास वालों के लिए। तो ये इनकी आवाज बने। कौन? बाबा रामचंद्र ने। जो लोअर क्लास लोग थे, जैसे नाई, धोबी, ये बहुत सारे लोग, कि अगर वो वर्क करेंगे तो उनके लिए वो वेजेस चाहिए उनको। अवध किसान सभा, इन्होंने पीजेंट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्रन ने। लेकिन बाबा रामचंद्रन का तो इम्पैक्ट पूरे इंडिया में नहीं था, वो तो पार्टिकुलर अवध वाले रीजन में थे। उनको चाहिए था कि अगर अवध किसान सभा या पीजेंट्स के लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं तो उनको एक बड़े पॉलिटिकल लीडर की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी। और जून 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, अवध किसान सभा के जो फाउंडर थे बाबा रामचंद्रन, उनको सपोर्ट करते हैं। दोनों लोग मिल करके अवध किसान सभा, मतलब जो वहां पीजेंट्स की डिमांड कर रहे थे बाबा रामचंद्रन और जवाहरलाल नेहरू, दोनों ने मिल करके अवध किसान सभा बनाई थी। कब? 1920 में, जून 1920 में। अब एक बात की, पर्सनली जवाहरलाल नेहरू ही सपोर्ट करते, पूरा कांग्रेस क्यों नहीं सपोर्ट करता? क्योंकि कांग्रेस को फंड प्रोवाइड करते थे जो तालुकदार थे, जमींदार थे, जो अपर क्लास थे, जो वेल्दी पर्सन थे उस टाइम के, वो उनको फंड प्रोवाइड करते थे। और इसी के लालच में, इसी के चलते वो क्या किए, उनको सपोर्ट नहीं करते, ऐसे मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किए। इंडिविजुअली जवाहरलाल नेहरू उस मूवमेंट को सपोर्ट किए। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करने वाले हैं। इस पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसको हम लोग इस चैप्टर को 5 पार्ट में कवर करेंगे और एक पार्ट आपका रिवीजन रहेगा। तो आपका एक वर्क बनता है कि आप 1 और पार्ट 2 अच्छा से देखिए, एनसीईआरटी को रीड कीजिए। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को आप कमेंट कीजिए। आप हमको इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं किसी भी तरह के डाउट के लिए। ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए आप एसएसटी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।